नमस्कार विद्यार्थियों। एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की भांति अरस्तु ने भी शिक्षा सिद्धांत को बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय माना। प्लेटो की भांति अरस्तु को भी इस बात का दुख था कि स्पार्टा जैसे नगर राज्य में शिक्षा की उत्तम योजना विद्यमान थी, किंतु फिर भी एथेंस ने उसका अनुसरण नहीं किया। अतः दोनों के चिंतन में अपने नगर राज्य के बालकों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। अरस्तु की पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक में अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत की विवेचना की। पॉलिटिक्स के अंतिम भागों में ही अरस्तु ने शिक्षा पर प्रासंगिक विचार भी प्रकट किए। अतः उसकी शिक्षा की रूपरेखा के पूर्ण होने के पूर्व ही पॉलिटिक्स समाप्त हो जाती है। वैसे भी पॉलिटिक्स का कुछ अंतिम अंश लुप्त हो गया है। विद्वानों का कहना है कि अरस्तु ने लुप्त अंश में ही अपनी शिक्षा की रूपरेखा पूरी की होगी। फिर भी उसके जो भी शिक्षा संबंधी विचार उपलब्ध हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और न केवल शिक्षा के कार्य, शिक्षा व्यवस्था वरन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में भी अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य अलग था, प्लेटो ने अलग रखा, व्यक्ति द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति जिससे कि वह स्वयं को अन्य लोगों से श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। किंतु अरस्तु ने जिस शिक्षा योजना का उद्देश्य रखा वह व्यक्ति की भावनाओं का इस ढंग से प्रशिक्षण करना जिससे उसमें विवेक के उत्थान में सहायता मिल सके। अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है जो परम विवेकशील हों और उसके माध्यम से राज्य संबंधी विषयों का चिंतन कर सकने की स्थिति में हो। अरस्तु शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को सुखी और सदाचारी बनाना चाहता है। व्यक्ति के चरित्र का नैतिक निर्माण करके उसे राज्य का आज्ञापालक एवं उपयोगी सदस्य बनाया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। और अवकाश के उचित उपयोग, भावनात्मक शक्तियों के विकास और समन्वित जीवन की उत्पत्ति का ध्येय रखा तथा राजकीय संविधान के अनुकूल सर्वांगीण और श्रेष्ठ मानव जीवन संभव यदि होगा तो वो शिक्षा के माध्यम से ही होगा। तो शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य, शिक्षा योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य अरस्तु ने ये बताए। जैसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना अरस्तु चाहते थे और अपनी शिक्षा योजना में बालकों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टि से उत्तम नागरिक निर्मित करने का प्रयास किया। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य भी रखा। अरस्तु ने शिक्षा को राजनीति का एक अंग माना है। उसने विभिन्न राजनीतिक विषयों के अध्ययन पर जोर न देकर यह कहा है कि राज्य के नागरिकों को शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप के सांचे में ढालने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा का नैतिक उद्देश्य, अरस्तु ने शिक्षा के माध्यम से ज्ञान की अभिवृद्धि के बजाय चारित्रिक विकास को अधिक महत्व दिया है और कहा है कि शिक्षा मानव जीवन में विनम्रता, उदारता, न्यायप्रियता आदि सद्गुणों का संचार करती है। फिर उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य कला का विकास भी बताया। शिक्षा सिद्धांत में दर्शन और विज्ञान के बजाय कला के विकास पर अरस्तु ने बल दिया और उसने शिक्षा के कलात्मक उद्देश्य का महत्व स्वीकार करते हुए व्यायाम और संगीत पर विशेष जोर दिया। तो इस तरह से अरस्तु शिक्षा के उद्देश्य में एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान देते हैं। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा के कई कार्य भी बताए। अरस्तु के अनुसार मानव समाज के हाथ में शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य की आदतों का परिमार्जन करने तथा उसकी विवेकशीलता को यथोचित प्रोत्साहन देने में बहुत सहायक सिद्ध है। शिक्षा वो माध्यम है जो
व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों का निर्माण करती है। यदि शिक्षा के सांचे में ढालकर व्यक्ति को पूर्ण न बनाया जाए तो वह बड़ा खतरनाक प्राणी सिद्ध होगा। कारण यह है कि जन्म से ही व्यक्ति प्रज्ञान तथा चारित्रिक गुणों के दो शस्त्रों से युक्त होता है, जो अपने अपरिमार्जित रूप में मानव को खूंखार बना देते हैं। अतः यह नितांत आवश्यक है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को गुणवान व नियम पालक बनने का राज्य द्वारा सक्रिय कदम उठाया जाए। शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं, जिनमें सबसे पहला कार्य अरस्तु बताते हैं सद्जीवन की प्राप्ति में सहायता। ये मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का, जिससे व्यक्ति सद्जीवन की प्राप्ति करे, और शिक्षा का प्रमुख कार्य ही सद्जीवन की प्राप्ति में सहायता देना है। शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन असंभव है। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की शर्त है और सदाचारी जीवन की प्राप्ति का साधन भी। फिर मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य भी शिक्षा करती है। जैसे 3 प्रकार की क्रियाएं बताया गया है अरस्तु के द्वारा, चिंतनात्मक, क्रियात्मक और परिचर्यात्मक प्रमुख है। तो चिंतनात्मक भाग की संगति क्रिया विवेक है, क्रियात्मक भाग की संगति क्रिया नैतिकता है, और परिचर्यात्मक भाग की संगति क्रिया आत्मसंयम है। इसमें विवेक, नैतिकता और आत्मसंयम ये प्रधान है, लेकिन विवेक, नैतिकता और आत्मसंयम इन दोनों से ज़्यादा प्रधान है। नैतिकता आत्मसंयम से उत्कृष्ट है। तो तीनों प्रकार की क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित होना चाहिए, और ये शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। फिर उन्होंने बताया अच्छे नागरिकों का निर्माण करना भी शिक्षा का कार्य है। व्यक्ति के अंदर पशुत्व, वासना और विवेक तीनों ही है। शिक्षा के द्वारा अपने वासनात्मक जीवन में व्यक्ति आत्मसंयम लाता है और विवेक की क्षमता को बढ़ाता है। व्यक्ति जब कानून और न्याय की अवज्ञा करता है तो सबसे बुरा पशु बन जाता है। जब वह दुष्चरित्रता में पड़ता है तो वह सबसे भयानक पिशाच बन जाता है। इसलिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सभी को राज्य के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। फिर राज्य के मूल सिद्धांतों का प्रवर्तन। शिक्षा राज्य के मूल सिद्धांतों के प्रति जनमत तैयार करती है। राज्य के कानून और आदेशों के प्रति लोगों में श्रद्धा पैदा करती है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की योजना राज्य द्वारा चलाई जाती है, इसलिए स्वाभाविक है कि राज्य की शिक्षा का उद्देश्य राज्य के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के भाव को जागृत करना है। शिक्षा इसीलिए राज्य के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक मानी गई है, जिससे राज्य की आज्ञा व कानूनों के पालन की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में पैदा की जा सके। इसी के साथ सामाजिक गुणों का विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि यही मनुष्यों में सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास करती है। विद्यार्थियों, हमने जब प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पढ़ी थी तो उसमें 2 ही भागों में उन्होंने विभाजित किया था शिक्षा व्यवस्था को, प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। लेकिन जब हम अरस्तु की शिक्षा योजना पढ़ते हैं तो उन्होंने 3 सोपानों या 3 भागों में शिक्षा को बांटा। पहला सोपान जन्म से 7 वर्ष की आयु तक, दूसरा सोपान 7 से 14 वर्ष तक की आयु, और अंतिम और तीसरा सोपान 14 से 21 वर्ष की उम्र तक निर्धारित किया गया है। प्रथम सोपान में, जिसमें 7 वर्ष की आयु से लेकर के बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था है, यह शिक्षा घर पर ही माता की देखरेख में होनी चाहिए। शिक्षा के इस प्रथम सोपान को अरस्तु ने 3 भागों में विभाजित किया। शैशव अवस्था, 5 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा, और 5 से 7 वर्ष तक की उम्र की शिक्षा। शैशवावस्था में बच्चों के पालन पोषण, खुराक और स्वास्थ्य परीक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। अरस्तु के अनुसार इस अवस्था में नवजात शिशुओं को दूध अधिक पिलाना चाहिए और शराब कम, क्योंकि दूध से शक्ति मिलती है जबकि शराब से कई तरह के रोग हो जाते हैं। बच्चों को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए।
इस अवस्था में बच्चों का शरीर जितना हिलता डुलता था गतिमान रहता है, उतना ही उनके शरीर को लाभ होता है। उन्हें ठंड सहन करने का अभ्यासी बनने पर बल देना चाहिए ताकि वह कष्ट सहिष्णु हो सके। इस अवस्था में बच्चों को कोई ऐसा पाठ या कार्य नहीं देना चाहिए जो उसकी वृद्धि में बाधक हो जाए। इसे चलाना फिराना आवश्यक है जिससे वह लंगड़ा न होए, और इसके लिए उसे छोटे मोटे खेल भी सिखलाए जाने चाहिए। शैशवावस्था की समाप्ति के बाद बच्चों की 5 वर्ष तक की उम्र का काल शारीरिक विकास का काल होता है। इसमें बच्चों के शारीरिक गठन की ओर बहुत ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई का बोझ ज़्यादा नहीं डालना चाहिए और उनके अंगों के संचालन के लिए मनोरंजन खेलों का प्रबंध होना चाहिए। देखिए, उस समय अरस्तु ने भी पढ़ाई के अत्यधिक बोझ को बच्चों पर डालने से मना किया है, जबकि आज की शिक्षा व्यवस्था हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि किस तरह से बच्चे जो है वो किताबों के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं और उनका विकास रुकता जा रहा है। जबकि इस उम्र में अरस्तु के अनुसार उन्हें कहानियाँ सुनानी चाहिए, खेल खिलाने चाहिए जो भावी जीवन के लिए तैयार करने में सहायक हो। बच्चों को कुसंगति से बचाना चाहिए, उन्हें न तो गालियाँ सुनने देनी चाहिए और न ही अश्लील चित्र देखने देने चाहिए। बचपन में पड़े संस्कार गहरे होते हैं, अतः वह बच्चों को निम्न कोटि की किसी वस्तु के संपर्क में नहीं आने देना चाहता। 5 से 7 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए अरस्तु ने यह कहा कि उन्हें उन कार्यों को करते हुए देखने का अवसर मिलना चाहिए जिन्हें वे भविष्य में स्वयं करेंगे। इस आयु के बच्चों को भी अभद्र और अश्लील और बुरी वस्तुओं के प्रभाव से बचाना चाहिए। शासकों को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि कहीं भी अश्लील और अशोभन कार्यों की अनुकृति करने वाली मूर्तियों का चित्र न हो। शिक्षा के अधीक्षक को चाहिए कि वह ये देखे बच्चे अपने अवकाश का समय किस प्रकार बिताते हैं। बच्चों को दासों की संगति में कम से कम रखना चाहिए। फिर उन्होंने बताया शिक्षा का दूसरा सोपान, जिसमें 7 वर्ष की उम्र के बाद 14 वर्ष की उम्र तक है। इसमें लड़के या लड़की के शारीरिक विकास के साथ उन्हें कुछ पढ़ना और लिखना भी सिखाया जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई और चित्रकला उपयोगी विषय होने के कारण पढ़ाए जाने चाहिए। व्यायाम का प्रशिक्षण साहस पैदा करने के लिए आवश्यक है। बच्चों के व्यायाम से अरस्तु का तात्पर्य उछल कूद, मुक्केबाजी और कुश्ती से है। अरस्तु ने कठोर व्यायाम का नहीं बल्कि हल्के व्यायाम का समर्थन किया। अधिक कठोर व्यायाम बच्चों को शारीरिक वृद्धि को हानि पहुंचाता है और उनकी आकृति को बिगाड़ता है। बच्चों से व्यायाम उतना ही कराया जाना चाहिए जिससे उनका शारीरिक विकास हो। इस अवस्था में अरस्तु ने व्यायाम के साथ साथ पढ़ने लिखने, चित्रकारी और रंग चित्र की भी कुछ शिक्षा देने को कहा है। तीसरा उन्होंने बताया 14 वर्ष की आयु से लेकर 21 वर्ष की आयु तक अरस्तु का कहना है कि इस स्तर पर बालकों को उस सरकार के स्वरूप के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिसकी अधीनता में उसको रहना है। इसके अतिरिक्त उनके मानसिक और शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बालकों का अधिकतम मानसिक विकास करने के लिए 14 से 17 वर्ष की आयु तक निरंतर गंभीर अध्ययन करना चाहिए और उनके अध्ययन के विषय होने चाहिए जैसे पढ़ना, लिखना, चित्रकला, संगीत, अंक गणित, रेखा गणित। अरस्तु ने संगीत विद्या के अध्ययन पर सबसे अधिक जोर दिया। अरस्तु संगीत को आत्मा का गुण मानता है। जब तक संगीत की शिक्षा नहीं होगी, आत्मा का पूर्ण विकास नहीं हो सकेगा। संगीत मनुष्य के नैतिक जीवन के विकास का भी बहुत बड़ा सहायक है। अरस्तु ने 18 से 21 वर्ष की उम्र तक की 4 वर्ष की अवधि को व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण काल माना है। इस आयु में व्यायाम और कड़ा परिश्रम करवाया जाना चाहिए। तो अरस्तु ने इन दोनों अवधियों को एक दूसरे से पृथक रखकर मस्तिष्क और शारीरिक दोनों के विकास को स्वतंत्र और निर्बाध रखने पर जोर दिया है। तो इस तरह अरस्तु ने शिक्षा योजना को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसे विभिन्न भागों में विभक्त किया है और इस आधार पर अरस्तु के जो शिक्षा सिद्धांत है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। शिक्षा सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे अरस्तु ये कहते हैं शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों की प्रकृति को शासन
और संविधान के अनुकूल ढालना पड़ता है ताकि वे राज्य के स्वरूप के साथ संगति रखें। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा राज्य का दायित्व है और शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। वह लौकिक जीवन के लिए साध्य है और शिक्षा इस साध्य को प्राप्त करने का साधन है। अतः शिक्षा राज्य का दायित्व है। और इसी के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण का विरोध किया उन्होंने सम्मिलित ही नहीं किया व्यावसायिक प्रशिक्षण को, क्योंकि उन्होंने कहा व्यवसाय, उद्योग धंधे और अन्य आर्थिक प्रकृति के कार्यों में लगे हुए लोगों को उसने नागरिकों में स्थान नहीं दिया। तो स्वाभाविक ही है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपनी शिक्षा योजना में उन्होंने स्थान नहीं दिया। शिक्षा के मूलभूत विषयों पर उन्होंने बल दिया, जैसे पढ़ना, लिखना, शारीरिक प्रशिक्षण, संगीत, चित्रकला को उन्होंने महत्वपूर्ण विषय बनाया और ये कहा कि ये धनोपार्जन, ज्ञान प्राप्ति और अनेक राजनीतिक कार्यों के लिए उपयोगी विषय है। शारीरिक प्रशिक्षण मुख्य रूप से साहस के गुण का विकास करता है और संगीत की शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए मिला कि मनुष्य के अवकाश के क्षणों में मन के समुचित संस्कार करने का माध्यम संगीत ही है। और इसी कारण उन्होंने संगीत की शिक्षा पर विशिष्ट जोर भी दिया और उनका ये कहना था कि सामान्यतः संगीत की शिक्षा 3 प्रकार से उपयोगी है। प्रथम, यह मनोरंजन एवं आराम के लिए उपयोगी है। दूसरे, ये नैतिक प्रशिक्षण के माध्यम का कार्य करती है और तीसरे, यह मस्तिष्क के संस्कार एवं परिष्कार का साधन हो सकती है। संगीत हमारे सम्मुख सद्गुणों की प्रतिमा उपस्थित कर सकता है एवं हमें उनकी ओर आकर्षित कर सकता है। शिक्षा का उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार भी बताया और मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करते हुए अरस्तु कहते हैं, शिक्षा मानव विकास के स्वाभाविक क्रम के अनुरूप होनी चाहिए। जन्म के बाद लगभग 7 वर्ष तक बच्चे की घर पर ही देखरेख हो और मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे दासों तथा अन्य अवांछनीय लोगों के संपर्क में न आए, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसमें बड़े बुरे प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा है वो कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसको हम जिस तरह से जो शेप देना चाहेंगे वो उसी शेप में ढल जाता है। अतः बच्चे को प्रारंभ से ही उत्तम नैतिक चरित्र दिया जाना जरूरी है और ये सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। धन्यवाद।